सेकंड गियर पे गाड़ी 100 हिट कर देती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं रिव्यू लेके आया हूँ सिविक रिबॉर्न का। दिस इज़ अ 2010 मॉडल और इन माय ओपिनियन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लोकली प्रोड्यूस्ड गाड़ी है दैट वाज मेड फॉर एंथुसियास्ट, दिस इज़ इट। अब आप मुझसे पूछेंगे यार ये इस सिविक के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है दैट मेक्स इट एन एंथुसियास्ट कार। ये है भी बिल्कुल बेसिक सिंपल वर्जन। दिस इज़ द हार्ड टॉप वर्जन एंड दिस इज़ पॉसिबली वन ऑफ द वर्स्ट सेलिंग मॉडल्स ऑफ द सिविक, क्योंकि इसके अंदर ना एलॉय रिम्स थे, ना इसके अंदर सन रूफ था, ना इसके अंदर फॉग लाइट्स थी। मगर इसकी एक चीज़ है दैट मेक्स इट डिफरेंट, और वो यहाँ पे ये manual transmission. So this is no ordinary Civic Reborn but a very rare manual transmission car. The last models जहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियाँ फिर भी नज़र आ जाती थी, या ये वाली रिबॉर्न या इसके मुकाबले में जो करोला थी उसके अंदर फिर भी हमें एक मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलती थी। इसके बाद जो रीबर्थ आई थी द नेक्स्ट सिविक फ्रॉम दिस वन, उसके अंदर उन्होंने आई बिलीव मैनुअल ऑप्शन ज़रूर दी थी, मगर इट इज़ सो वेरी रेयर। एंड वैसे भी उसकी जो ड्राइविंग अपील है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी रिबॉर्न की है, जिसकी वजह से इफ़ एनीवन वांट्स अ कार दैट ड्राइव्स रियली वेल और कोई कार इंथुजियास्ट हो तो उसके लिए द सिविक रिबॉर्न इज़ एक्चुअली अ रियली कंपेलिंग चॉइस। तो ये सिविक की जो 8th जेन है ये इट इज़ अफेक्शनली कॉल्ड द सिविक रिबॉर्न एंड इट ट्रूली वाज रिबॉर्न, क्योंकि इससे पिछली जो 7th जनरेशन थी वो बल्कि you can say a bit of a disappointment for Honda lovers, क्योंकि 6th जनरेशन और 5th जनरेशन उससे पहले जो आई थी उनकी बहुत मशहूरी थी that they used to drive really well, और 7th जनरेशन जो थी वो थोड़ी सी it was a bit of a let down स्टाइलिंग के अंदर भी, एंड स्पेस भी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। तो Reborn was you can say a return to form for Honda. तो 8th generation is I would say one of the more loved Honda Civics in Pakistan for sure. I believe इससे पहले 1.8 इंट्रोड्यूस तो हो गया था पाकिस्तान के अंदर इन द ऑल टेस्ट, मगर ये पहली सिविक थी जिसके अंदर ये 1.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लॉन्च हुआ था, और वो अब आगे डिसकंटिन्यू है। सो दिस वाज द फर्स्ट कार दैट हैड दिस इंजन, द 8th जनरेशन। यही इंजन कंटिन्यू हुआ था इन द 9th जनरेशन एंड इवन इन द 10th जनरेशन, जो कि रिसेंटली उसके रिप्लेस हुई है विद द 11th जनरेशन। तो 11th जनरेशन के अंदर आके ये वाला इंजन इस्तेमाल होना बंद हुआ है। सो दिस वाज सो यू कैन से अहेड ऑफ इट्स टाइम कि 3 जनरेशन सिविक की के ये इंजन चला सके हैं और वो सक्सेसफुल भी रही हैं। And what a beauty of an engine it was. The R18 1.8 liter naturally aspirated 4-cylinder 140 horsepower and paired with a manual transmission, मैं तो कहता हूँ इसका एक अपना ही मज़ा है इस गाड़ी का। और ना सिर्फ ये इंजन परफॉर्मेंस में मशहूर है बल्कि इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली रिलायबल। एक्चुअली द होल कार इज़ एक्सट्रीमली रिलायबल। कोई सिविक के अंदर कोई आई एम नॉट इवन श्योर कि सिविक रिबॉर्न के अंदर कोई ऐसे कोई नोन इश्यूज़ आए भी थे या नहीं थे। अगर किसी को पता हो, किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द रिबॉर्न, इसके अंदर कोई मसले आते हैं या नहीं। मगर एज फार एज आई नो कोई इसके अंदर कोई क्रॉनिक मसला नहीं है जो आपको गाड़ी के अंदर आ सकता है जिसकी वजह से रिलायबिलिटी इसकी सफ़र करे। सो ओवरऑल इट वॉज मैकेनिकली सिंपल and it was very easy to maintain as all Hondas were, and it had really good interesting styling and a really interesting cabin as well. So it was really a winner, और Honda ने बहुत सेल की थी। I think the Reborn really took the game away from Corolla for a while. अब अंदर बैठ के भी ज़रा देखते हैं। तो कैबिन का जो लेआउट है वो 8th और 9th जनरेशन का काफ़ी सिमिलर रहा था, और बल्कि आई वुड से कि दिस कैबिन डिज़ाइन वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड इवन बाय टुडेज स्टैंडर्ड मुझे ये एक डेटेड कैबिन डिज़ाइन नहीं लग रहा। सिर्फ एक ये कि जिन्होंने जो ये ओनर है उन्होंने एक अच्छी एडिशन की है, एक बड़ी सारी स्क्रीन लगा दी है एंड इट लुक्स वेरी मॉडर्न। बस सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा इक्विपमेंट के अंदर गाड़ियां लैक करती हैं। अब ये बेसिक वर्जन था तो इन्हें बेसिक एक चाबी ही दी थी, सो दैट वाज अ बिट क्रिमिनल। 2010 की गाड़ी है और उसके अंदर कोई कीलेस एंट्री ना हो, मगर खैर। तो वेरी सिंपल लेड आउट कंट्रोल्स, यहाँ पे आपके सारे हीटिंग एंड कूलिंग के यहाँ पे कंट्रोल्स आ रहे थे, इधर इसके वेंट्स आ रहे थे। तो मुझे अभी तक याद है मैं पहली दफ़ा इस गाड़ी के अंदर बैठा था, द होल स्वीपिंग डैश इतना मुख्तलिफ और इतना डिफरेंट लगा था फ्रॉम एनी अदर कार
एंड लिटरली ओवरनाइट इट डेटेड द करोला सो वेरी मच कि इस गाड़ी के अंदर जो एक दफ़ा बैठ जाता था उसके बाद उसको करोला कैबिन बहुत ब्लैंड और बहुत डल लगता था। और जैसा एक सिविक और होंडा की अमूमन गाड़ियों की एक मशहूर जो एक ड्राइविंग पोजीशन होता है कि आप यू सिट अ बिट लोअर देन द करोला एंड यू फील लाइक अ पार्ट ऑफ द कार। बहुत एक है ना इसकी एक ज़बरदस्त एक रैप अराउंड फील जो सिविक की है ना वो किसी और गाड़ी की ड्राइविंग पोजीशन में नहीं होती, खास तौर पे पाकिस्तानी मेड। मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा था ना, आई इमीडिएटली फेल इन लव। इन्होंने जो नीचे एक बड़ा सारा इन्होंने एक रेव मीटर दिया हुआ है, ये एक द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और ऊपर आपको स्पीडोमीटर अलहदा से, और वहां पे आपके इंजन टेम्परेचर और आपका फ्यूल गेज। सो वेरी वेरी वेल लेड आउट, और इतने अच्छे तरीके से इसका बैलेंस था कि आपकी विजन जो है ये स्टीयरिंग व्हील की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती, और आपको रेव काउंटर भी नजर आ रहा है और आपको ऊपर स्पीडोमीटर भी नजर आ रहा होता है। सो आई रियली रियली लाइक दिस। और वो जो एक जो डिजिटल डिस्प्ले आया था ना स्पीडोमीटर का, वो इतना यूनिक, इतना जबरदस्त लगा था। सो दैट वाज रियली रियली आई कैचिंग। So credit to the owner of this Reborn, it is in absolutely beautiful condition. Even though आप ये देखिए कि तकरीबन गाड़ी 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, मगर इसके इंटीरियर के अंदर बैठ के यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि गाड़ी इतनी चली हुई है। सिर्फ इसके इंटीरियर के अंदर वेयर एंड टेयर की 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये काफ़ी घिसी है, दैट इज़ समथिंग टू बी एक्सपेक्टेड, और गियर लीवर भी है, ये भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मगर उसके अलावा ये सारे के सारे कंट्रोल्स, आई डोंट नो इफ ही गॉट देम रीपेंटेड और समथिंग, मगर दीज लुक ग्रेट, दीज लुक ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। और बाकी कैबिन की बाकी चीज़ें, फिट फिनिश, हर चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी बेहतरीन लग रही है। प्रैक्टिकलिटी के हवाले से कैबिन इधर यहाँ पे अच्छा सा है कि यहाँ पे फ्रंट पे एक कभी होल दिया हुआ है। इसके अलावा जो ये स्लाइडिंग स्टोरेज थी ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। आई रिमेंबर जब मैंने पहली दफ़ा भी देखी थी। सो यहाँ पे नीचे जब आप इसे बंद कर देते हैं अच्छा सा टेक्सचर्ड सा फीलिंग है, और इसको खोल लेते हैं एंड दिस डबल्स अप एज अ कपल ऑफ कप होल्डर्स। एंड अगर आप इसे बंद भी करना चाहें तो आप इसे बंद करके यू कैन हैव एक्स्ट्रा स्टोरेज। सेंटर आर्मरेस्ट भी थोड़ा यूनिक था कि आप इसे स्लाइड आगे पीछे भी कर सकते थे, और उसके अलावा इसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी मुनासिब थी। सो अ वैरायटी ऑफ ड्राइवर्स कैन गेट कंफर्टेबल इन दिस कार। मेरे पास सीटिंग पोजीशन भी बड़ी कंफर्टेबल है, एज आई ऑलरेडी सेड आई एम अ फैन ऑफ द सीटिंग पोजीशन ऑफ दिस कार, क्योंकि मैं अपनी सीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट भी है, हाइट एडजस्टमेंट भी है, ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, एंड द यूजुअल आगे पीछे हो सकती है सीट। उसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील है इसकी कोई रीच की एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। दिस इज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन। इसकी असूलन एक रीच की एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए थी। स्पेस अगले वाले पैसेंजर के लिए बेहतरीन है, और सिर्फ एक छोटी सी क्रिटिसिज्म ये है कि जब इसकी हैंड ब्रेक ऊपर होती है तो मेरा यहाँ पे घुटना लग रहा होता है। तो खास तौर पर जब मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा केयरफुल होता है, वरना बड़ी जोर से मैं अपना घुटना मार सकता हूँ। मगर जब इसको एक दफा नीचे कर लें तो काफ़ी अनअब्ट्रूसिव है, मुझे उस तरह महसूस नहीं हो रहा टांग के ऊपर। तो नी रूम बड़ा मुनासिब है, और मेरे पास शोल्डर स्पेस अच्छी खासी है, और जो जनरली जो सीट की जो कंफर्ट है वो भी मुझे बहुत पसंद आई। एक दफा पीछे भी बैठ के देखता हूँ, मैं अपनी सीट को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। सो इसके बाद लेट्स हैव अ लुक एट द स्पेस इन द बैक एज वेल। अब पीछे बैठ के है ना कुछ ज़रा स्पेस के इतने हालात अच्छे नहीं हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैंने अपने आप को कंफर्टेबल करना है तो ड्राइवर्स की सीट ज़रा और आगे करनी पड़ेगी। तो लेग स्पेस मेरे लिए काफ़ी कम है, फुट स्पेस मुनासिब है, और बीच में कोई ख़ास हम्प नहीं है ताकि बीच में भी एक पैसेंजर जो बैठता है वो भी कंफर्टेबल है। दूसरा एक और क्रिटिसिज्म ये है कि इसकी लो रूफ लाइन होने की वजह से मेरा सर जो है वो छत पे हल्का सा मेरे बाल टच हो रहे होते हैं मुसलसल, विच इज़ अ बिट ऑफ एन अनोयंस। पीछे वाली स्पेस के लिए गाड़ी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है। वैसे विड्थ के हवाले से तो ठीक है, अगर किसी के कद लंबा ना हो तो वो तीन अडल्ट यहाँ पे इकट्ठे तो बैठ सकते हैं, मगर लेग स्पेस जो है दिस इज़ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड। डिग्गी स्पेस भी बड़ी खुली डुली है एज यू वुड एक्सपेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेस सेवर कोई कुछ नहीं, फुल साइज टायर आता है एज यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी कार। सो ओवरऑल अ ग्रेट फैमिली कार, स्पेशियस भी है, प्रैक्टिकल भी है। ठीक है पीछे बहुत बड़े साइज़ के अडल्ट तो नहीं बैठ सकते, मगर ये कि स्टिल अ रियली गुड हैंडसम लुकिंग कार एंड अ वेरी नाइस एंड प्रैक्टिकल कार एज वेल। अब असल चीज़ की तरफ आते हैं जिस वजह से मैं इस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ, और वो ये है कि लेट्स गो आउट फॉर अ ड्राइव, लेट्स सी कि इस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस सिविक का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तो बात की ही नहीं कि गाड़ी फ्यूल इकॉनमी क्या दे रही है। तो ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त के इस्तेमाल में है गाड़ी, और ये तकरीबन उनको शहर में 10 के अराउंड एवरेज करती है,
और ये जब लॉन्ग रूट पे एक आध दफ़ा लेके गए हैं तो ये गाड़ी तकरीबन 13-14 की एवरेज दे देती है, मगर यू हैव टू ड्राइव इट अ बिट जेंटली टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ फ्यूल इकोनॉमी। मतलब अराउंड अबाउट 110 पे अगर आप रखें सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको 13-14 तक ये एवरेज दे सकती है, मगर अराउंड टाउन ये 10-11 इतनी तकरीबन देती है। मगर इफ़ यू स्टार्ट ड्राइविंग इट एग्रेसिवली तो फिर आपको पता ही है कि इकोनॉमी जो है फिर साथ साथ गिर जाती है। तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली ईजी कार टू ड्राइव। मैनुअल ट्रांसमिशन जो है बहुत इसका अच्छा प्रिसाइज गियर चेंज है, और गियर शिफ्ट भी बड़ा मुझे पसंद आया, बिल्कुल नॉचीनेस नहीं है, प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है। होंडा की मैनुअल ट्रांसमिशंस तो हमेशा बड़े मशहूर होते हैं। उसके अलावा इवन द क्लच इट्स वेरी वेरी लाइट, तो बड़ी अच्छी कंफर्टेबल कार है टू ड्राइव। दूसरा ये कि रिमार्केबली सो तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है और अभी तक इंजन परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। और आई यूजुअली एक्सपेक्ट कि जो लोकली प्रोड्यूस्ड गाड़ियां हैं उनका बाहर से शोर आना काफ़ी शुरू हो जाता है, मगर दिस वन इज़ होल्डिंग अप सरप्राइजिंगली वेल। ये तो पता चलता है कि दिस इज़ डेफिनेटली अ वेल केयर्ड फॉर कार, मगर फिर भी इट इज़ स्टिल अ टेस्टमेंट कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी थी इस ज़माने में होंडा की। उसके अलावा जो उन्होंने ये स्क्रीन ऐड की हुई है, एकदम से इस चीज़ की वजह से है ना, आपका जो इंटीरियर है वो मॉडर्न हो जाता है। अब ना लुकिंग अराउंड ड्राइविंग दिस कार, माय इंफोटेनमेंट नीड्स आर कंप्लीट। यहाँ पे मेरा फोन कनेक्ट हो सकता है, मेरी नेविगेशन चल सकती है, दैट्स कन्वीनियंट। कंसिडरिंग कि ये गाड़ी अब मोर देन 12 years old है, सो द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज ग्रेट। द कैबिन क्वालिटी सीम्स perfectly reasonable and the cabin design is definitely not dated at all, so it is definitely a win-win। और ये गाड़ी की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये तकरीबन 18 लाख के अराउंड ये आपको इस तरह की अच्छी मैनुअल ट्रांसमिशन हार्ड टॉप गाड़ी अभी भी मिल जाती है, इवन आफ्टर द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड सो मच। तो ये मेरा ख्याल है मेरे दोस्त ने अराउंड अबाउट 18-19 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी, एंड आई थिंक it is a really good price for a really good car। तो आपको इवन VTI ओरियल प्रोजमेटिक जो है वो भी शायद आपको 20 लाख के अराउंड मिल जाए, मगर एज एन एंथुसियास्ट ऑप्शन मैं तो ये कहूंगा कि ये मैनुअल ट्रांसमिशन की ये गाड़ियां हैं ना, ये हम याद किया करेंगे कि यार कि ये गाड़ी एक जमाने में अवेलेबल हो जाया करती थी, इस कीमत में मिल जाती थी। तो मुझे अभी तक याद है कि जब मैं पहली दफ़ा रीबॉर्न ड्राइव की थी, उससे पहले हमने खुद 7th जनरेशन वी हैव ओन्ड दैट कार, और मानना पड़ेगा भाई कि जब आप 7th जनरेशन से रीबॉर्न के अंदर बैठते थे, द ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाज माइल्स अहेड। आपको ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल महसूस होती थी, द ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। थोड़ी बहुत इसकी सस्पेंशन जो है वो हमेशा से थोड़ी सी हार्ड ही थी रीबॉर्न की, मगर ऐसा नहीं है कि 7th की बहुत कोई सॉफ्ट थी इसकी निस्बत, और इट रियली वाज अ स्टेप अहेड। और वो मिनी अकॉर्ड का ही है ना इसके अंदर फीलिंग आती थी, क्योंकि इससे पहले ही वो थाई मॉडल वाली अकॉर्ड जो है वो लॉन्च हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, एंड दिस डेफिनेटली फेल्ट लाइक अ मिनी अकॉर्ड। तो इस गाड़ी का जो सेंटर पीस था ड्राइविंग एक्सपीरियंस था वो ये इंजन था, एंड इट इज सो ईगर टू रेव। मतलब यू हैव टू जस्ट गिव इट अ लॉट ऑफ स्टिक, फिर जब ये 4000 RPM से ऊपर जाके ही आपको परफॉर्मेंस देती थी, एंड ऑल द वे अप टू द रेड लाइन, बहुत ही जबरदस्त। तो मिड रेंज कोई खास टॉर्क नहीं है, 4000 RPM से नीचे तो नॉट अ लॉट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। तो जैसे ही आप 4000 को क्रॉस करते हैं उसके बाद गाड़ी की टॉर्क भी किक इन करती है, और फिर जैसे इट जस्ट प्रोपेल्स यू टुवर्ड्स द रेड लाइन। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, गाड़ी ये तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, मगर द इंजन, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग सीम्स वर्चुअली ब्रांड न्यू। सो एवरीथिंग वर्चुअली फील्स लाइक कि ये अभी और भी 2.5 लाख किलोमीटर चल सकती है। इंजन की परफॉर्मेंस में 19-20 का फर्क नहीं आया, इट स्टार्ट्स इन अ सेकेंड, और इसकी परफॉर्मेंस भी मुझे बेहतरीन लग रही है। यहाँ पर हमारे पास अच्छी खुली डुली सड़कें हैं, तो एक दफ़ा एक छोटा सा 0 to 100 भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा, क्योंकि गाड़ी जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत चल भी गई है, और मेरे दोस्त की गाड़ी है, आई वुडंट वांट टू कॉज एनी हार्म टू द कार, मगर एक दफ़ा आपको इसका एक 0 to 100 भी रन दिखाता हूँ। सेकंड गियर पे गाड़ी 100 हिट कर देती है। खैर शी इज एन ओल्ड गर्ल, अब इसके ऊपर और हम बोझ नहीं डालते।
तो इसका असल काम तो ये है कि क्रूज करे और ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे व्हेन यू पुट योर फुट डाउन। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि इस टाइप की सिमिलर वीडियोस मैं फ्यूचर में करूं तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि किस तरह की गाड़ी आप देखना चाहते हैं। तो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, इंशाल्लाह देयर विल बी मोर वीडियोस कमिंग अलोंग वेरी सून। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।